क्यों क्यों कुछ लोग हमें एकदम अपनी बातों से मोह लेते हैं और कुछ दूसरों की बातें मतलब अंदर तक चुभ जाती हैं। आज हम मानव स्वभाव की इस पहेली को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इस पर काफ़ी गहरी नज़र डालते हैं। हाँ, तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों से मानव मनोविज्ञान के कुछ पैटर्न समझें, जैसे कि हमारी ये जो अतार्किक सोच है या फिर वो आत्म केंद्रित व्यवहार। ये कोई मतलब ऊपरी बातें नहीं है, बल्कि वो गहरी धाराएं हैं जो हमारे रिश्ते, करियर, हमारे फैसले सब पर असर डालती हैं। तो चलिए इन विचारों की तह तक चलते हैं। पहला पैटर्न जो स्रोतों में बार बार दिखता है वो है हमारी अतार्किकता। मतलब हम सोचते तो हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, पर विश्लेषण किए गए मटेरियल तो यही कहते हैं कि हमारे ज़्यादातर बड़े फैसले, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, वो असल में भावनाओं की लहरों पर लिए जाते हैं, तर्क पर नहीं। बिल्कुल, हाँ। और ये इसलिए होता है क्योंकि भावनाएं देखा जाए तो तर्क से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। सूत्रों में एक स्टडी का जिक्र भी है। उसमें पाया गया कि निवेश के करीब 80% फैसले डर या लालच जैसी भावनाओं पर आधारित थे, तर्क पर नहीं। जब हम इमोशनली किसी चीज से जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा दिमाग वो उसके पक्ष में तर्क गढ़ने लगता है। इसे ही रैशनलाइजेशन कहते हैं। मतलब हम अपनी गलतियों को मानने के बजाय उनको सही ठहराने लगते हैं। अच्छा, मतलब ये कि अगर कोई सहकर्मी है जिसके लिए हमारे मन में अच्छी भावना है, तो शायद हम उसकी बड़ी गलती भी नजरअंदाज कर दें। और अगर किसी के लिए पहले से कोई पूर्वाग्रह है, तो उसकी छोटी सी चूक भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। तो क्या सूत्रों में इससे निपटने का कोई तरीका भी सुझाया गया है? हाँ, बिल्कुल। मुख्य जोर जो है वो आत्म जागरूकता पर है, सेल्फ अवेयरनेस पर। हमें खुद से ये पूछना होगा कि भाई इस फैसले के पीछे कोई गहरी भावना तो काम नहीं कर रही, कोई डर, गुस्सा या शायद अहंकार। स्रोत यही बताते हैं कि जो प्रभावी लोग होते हैं ना, वो अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और रिएक्ट करने से पहले एक पल रुककर सोचते हैं। वो भावनाओं को महसूस तो करते हैं, पर उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। तो ये तो हुई अंदर की भावनाओं की बात, जो हमारे तर्कों पर एक तरह से पर्दा डाल सकती है। लेकिन तब क्या होता है जब हमारा ध्यान पूरी तरह खुद पर ही चला जाता है, जैसा कि आत्ममुग्धता के पैटर्न में दिखता है। हमारे विश्लेषण किए गए मटेरियल में इस पर भी काफी कुछ है ना? हाँ, आत्ममुग्धता या जिसे नार्सिसिज्म कहते हैं, ये एक और काफी कॉम्प्लेक्स पैटर्न है। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने इशारा भी किया, कि ये एक स्पेक्ट्रम पर होता है। मतलब थोड़ी बहुत आत्म केंद्रित सोच तो शायद हम सब में होती है। अपनी तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, है ना? सही बात है। लेकिन जैसा कि स्रोत बताते हैं, कुछ लोगों के लिए ये आत्ममोह इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो दूसरों की जरूरतें, उनकी भावनाएं वो देख ही नहीं पाते। उनके लिए दुनिया का केंद्र बस वो खुद होते हैं। और स्रोतों में इसके कुछ संभावित कारणों का भी जिक्र है शायद, जैसे बचपन के अनुभव। जी हाँ, कुछ रिसर्चर्स इसे बचपन के अनुभवों से जोड़ते हैं, जैसे शायद जरूरत से ज्यादा तारीफ मिली हो या फिर ठीक उल्टा लगातार उपेक्षा हुई हो। दोनों ही स्थितियां एक तरह से अत्यधिक आत्मकेंद्रित व्यवहार को जन्म दे सकती हैं। हाँ, और ऐसे व्यक्ति फिर अक्सर बातचीत में हावी रहते हैं, दूसरों की बात काट देते हैं, हर कहानी को घुमा फिराकर खुद पर ले आते हैं। बिल्कुल। और रिश्तों पर तो इसका असर बहुत ही गहरा हो सकता है। स्रोतों के अनुसार एक गहरे आत्ममुग्ध व्यक्ति के साथ एक स्वस्थ और संतुलित रिश्ता बनाना लगभग नामुमकिन सा होता है, क्योंकि उनके लिए हमेशा अपनी छवि, अपनी जरूरतें, बस वही सबसे ऊपर होती हैं। अच्छा। हाँ, और अगर उन्हें कोई आलोचना या फीडबैक मिले तो वो तुरंत या तो डिफेंसिव हो जाते हैं या फिर सामने वाले को जैसे दुश्मन ही समझ बैठते हैं। सहानुभूति दिखाना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो फिर अगर कोई अपने अंदर या शायद दूसरों में इस पैटर्न को पहचानता है, तो स्रोत इसे उभरने या इसे संभालने के लिए क्या सलाह देते हैं? कोई तरीका? देखिए, सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम तो है ईमानदारी से इसे पहचानना और स्वीकार करना। हमें खुद को याद दिलाना होगा कि भाई दुनिया सिर्फ हमारे चारों ओर नहीं घूम रही है। दूसरों के नजरिए को, उनकी भावनाओं को एक्टिवली सुनने और समझने का अभ्यास करना होगा। एक्टिव लिसनिंग। हाँ, खुद से पूछें, क्या मैं वाकई सामने वाले की बात सुन रही हूँ या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ? क्या मैं उनकी भावनाओं को उतना ही महत्व दे रही हूँ जितना अपनी? सहानुभूति आप समझें कि एक मांसपेशी की तरह अभ्यास से मजबूत होती है। सही कहा। तो
आज की इस बातचीत से ये तो एकदम साफ है कि अपनी अतार्किक प्रवृत्तियों को और अपने अंदर के उस आत्ममोह के अंशों को समझना, ये न सिर्फ दूसरों के साथ हमारे व्यवहार को बेहतर बना सकता है, बल्कि हमें खुद को भी ज्यादा गहराई से जानने में मदद करता है। बिल्कुल, जैसा कि स्पष्ट हुआ, आत्ममुग्धता एक स्पेक्ट्रम है और हम सब में इसके कुछ अंश हो सकते हैं, कम या ज्यादा। तो क्या दूसरों को बेहतर समझने और गहरे रिश्ते बनाने का पहला कदम अपनी खुद की उन सूक्ष्म आत्म केंद्रित आदतों को पहचानना और उन पर काम करना नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर। हमारे पास जो सामग्री है वो सामाजिक भूमिका निभाने, मतलब रोल प्लेइंग, फिर ईर्ष्या और आक्रामकता, इन जटिल चीजों पर रोशनी डालती है। हाँ, तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि ये स्रोत हमें क्या सिखाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, पहली बात जो साफ नजर आती है वो ये कि लोग अक्सर वो नहीं होते जो वो दिखाते हैं, है ना? हाँ, समाज में मतलब एक तरह से फिट होने की चाहत में लगभग हर कोई एक भूमिका निभा रहा है, एक चेहरा पेश कर रहा है। हाँ, ये बात तो है कि हम सब एक तरह के सामाजिक नाटक का हिस्सा हैं, अपनी असली भावनाएं छिपाकर एक खास छवि दिखाना। जैसे कोई नेता हो या कोई बड़ा व्यवसायी, एकदम आत्मविश्वास से भरा हुआ, पर अंदर शायद डर हो, घबराहट हो। सही कहा, अनजाने में ही सही, हम सब शायद ये करते हैं। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हम अक्सर बस बाहरी चीजें देखते हैं, मुस्कान, शब्द, बॉडी लैंग्वेज। हाँ, लेकिन ये सामग्री याद दिलाती है कि ये अक्सर सिर्फ मतलब सतह होती है, एक मुखौटा। लोग अपनी असलियत छिपाते हैं, शायद इस डर से कि भाई असली रूप देखा तो दुनिया रिजेक्ट कर देगी। हाँ, असल स्वभाव तो अक्सर अकेले में ही पता चलता है। अच्छा, तो इस पहलू को समझना वो दूसरों को बेहतर ढंग से जानने में मदद कर सकता है। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। सामग्री चेतावनी भी देती है कि इस भूमिका में कहीं इतना न खो जाए कि अपनी असली पहचानी वो धुंधली पड़ जाए। हाँ, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सामाजिक नकाबपोशी, क्या ये जरूरी है या ये खतरनाक है? क्या इसके बिना काम नहीं चल सकता? देखिए, सामग्री का इशारा तो यही है कि दुनिया में अगर आगे बढ़ना है तो इसे समझना और इस्तेमाल करना सीखना पड़ सकता है। जैसे नौकरी के इंटरव्यू में, है ना, आत्मविश्वास दिखाना पड़ता है, भली अंदर से बेचैनी हो। हाँ, वो तो है। या किसी जरूरी मीटिंग में बिल्कुल सदैव अंदाज में बात करना। लेकिन हाँ, ये भी जरूरी है कि अपनी असलियत से जुड़े रहें, उसे भूलें ना। मतलब दुनिया एक मंच है और हमें अपनी भूमिका समझदारी से निभानी है। बिल्कुल, समझदारी से। तो ये तो हुई बाहरी मुखौटों की बात, पर अगर अंदरूनी दुनिया में झांकें तो एक और बहुत शक्तिशाली भावना का जिक्र है, ईर्ष्या। हाँ, एनवी। सामग्री कहती है कि जब कोई हमसे मतलब बेहतर करता दिखे जी। तो मन में एक चुभन सी होना या बेचैनी, ये काफी स्वाभाविक है। जी, बिल्कुल स्वाभाविक। ये शायद उतना ही पुराना है जितना इंसान खुद। और ये काफी खतरनाक भी हो सकती है ना? बहुत ज्यादा। एक अहम बात जो ये स्रोत बताते हैं वो ये कि ईर्ष्या हमें दूसरों की कामयाबी पर इतना फोकस करवा देती है कि हम अपनी काबिलियत को भूलने लगते हैं, अपने रास्ते से भटक जाते हैं। अच्छा, ये रिश्तों में, परिवारों तक में जहर घोल सकती है और अक्सर लोग इसे छिपाते भी हैं। तारीफ करेंगे पर पीछे शायद दर्द छिपाए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ भी है। सामग्री ये भी बताती है कि अगर हम इस ईर्ष्या को पहचान लें तो इसे नेगेटिविटी में डूबने के बजाय अपनी तरक्की का ईंधन बना सकते हैं। बिल्कुल सही। दूसरों की सफलता से जलने की बजाय उससे सीखा जा सकता है ना? बिल्कुल। सामग्री एक प्रैक्टिकल सुझाव देती है। अगली बार जब किसी की सफलता देखकर थोड़ी असहजता हो तो रुक कर सोचें। क्या सोचें? कि क्या मैं इस भावना को अपने विकास के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं? अगर हां, तो इसे प्रेरणा बना लें। इसे पहचान कर सही दिशा देना वही असली जीत है। सही कहा। और बाहरी मुखौटों और अंदरूनी ईर्ष्या के बाद एक और जटिल पहलू है, आक्रामकता, अग्रेशन। जी। जब हम ये शब्द सुनते हैं तो अक्सर लगता है कि भाई लड़ाई झगड़ा या हिंसा, पर सामग्री कहती है कि मामला इससे कहीं गहरा है। हाँ, और यहाँ एक बहुत जरूरी बात सामने आती है, वो ये कि असली आक्रामकता हमेशा सीधी और साफ नहीं होती। मतलब कई बार ये बहुत सूक्ष्म होती है, छिपी हुई। कुछ लोग अपनी कड़वाहट को मीठी बातों या झूठी मुस्कान के पीछे छिपा लेते हैं। अच्छा। जी, इसे पैसिव अग्रेशन कहा गया है। ये लोग सीधे टकराव से बचते हैं पर पीठ पीछे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि शायद अफवाह फैलाकर या किसी के काम में चुपके से अड़चन डालकर। ये छिपा हुआ रूप ज्यादा खतरनाक हो सकता है क्योंकि पता ही नहीं चलता।
हमें तो बचपन से सिखाया जाता है कि गुस्सा बुरी चीज है, इसे दबाओ, विनम्र बनो। हाँ, पर यह सामग्री एक सवाल खड़ा करती है, क्या गुस्से को दबाना ही सही है या उसे समझकर सही दिशा देना ज्यादा जरूरी है? महत्वपूर्ण बात यह समझना है कि आक्रामकता का अंश तो हर किसी में होता है। हाँ, फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उसे संभालता कैसे है। कुछ लोग इसे काबू में रखकर मतलब रचनात्मक ऊर्जा में बदल देते हैं और कुछ इसे नफरत और बदले की भावना में बदल देते हैं। कुछ खुलकर सामने आते हैं, कुछ छिपाकर वार करते हैं। इसे पहचानना जरूरी है, खासकर इसके छिपे हुए वो इनडायरेक्ट रूपों को। तो हमने देखा कि कैसे ये सामाजिक भूमिकाएं, ईर्ष्या और आक्रामकता, ये सब मानव व्यवहार की कितनी जटिल पहेली के हिस्से हैं, जहां दिखावा और हकीकत वो अक्सर साथ साथ चलते हैं। हाँ, इन्हें समझना शायद खुद को और दूसरों को थोड़ा बेहतर जानने में मदद कर सकता है। बिल्कुल। इन स्रोतों से मिली जानकारी वाकई सोचने पर मजबूर करती है। सामाजिक तालमेल के लिए ये मुखौटे आखिर कितने जरूरी हैं और क्या हम मतलब इन सामाजिक खेलों को अपनी असली पहचान खोए बिना खेल सकते हैं? इस संतुलन पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा। हाँ, ये गहरा सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है। मानव स्वभाव की कुछ परतों को खोलते हैं। ये बताते हैं कि कैसे कुछ अनदेखे से नियम हैं जो हमारे व्यवहार पर, हमारे फैसलों पर असर डालते हैं। तो आज की चर्चा का मकसद है इन अंदरूनी ताकतों को समझना, जैसे गुस्सा है या समाज के साथ चलने की एक चाहत होती है, और यहाँ तक कि मौत का डर। देखेंगे कि ये सब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे शक्ल देते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। इन स्रोतों में एक बात साफ उभरती है, हम ना अक्सर बाहरी दुनिया में ही उलझे रहते हैं, पर हमारे अंदर की जो भावनाएं हैं, खासकर वो जिन्हें हम दबाते हैं, वो हमारी राह तय करती हैं। तो शुरुआत करते हैं आक्रामकता से, या जिसे हम आमतौर पर गुस्सा कहते हैं। हाँ, और ये दिलचस्प है कि इसे सिर्फ नेगेटिव नहीं देखा गया है। मतलब ये एहसास तो स्वाभाविक है ना, खासकर जब हमें लगता है कि भाई हमें दबाया जा रहा है या हमारी मेहनत का फल वो कोई और ले गया। सही। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता ये है कि जो कामयाब लोग हैं वो इस ऊर्जा को खत्म नहीं करते, वो इसे एक दिशा देते हैं, अपने मकसद को पाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। नफरत या बदला लेने की जगह ये उनकी कामयाबी का ईंधन बन सकती है। और ये समझना जरूरी है कि ये आक्रामकता कहीं बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर ही है। इसे पूरी तरह मिटाना शायद मुमकिन भी नहीं और शायद जरूरी भी नहीं। इसे काबू में करके एक ताकत बनाया जा सकता है, एक पॉजिटिव फोर्स। सही कहा। तो अगली बार जब बहुत तेज गुस्सा है तो शायद एक पल रुककर सोचने का मौका है कि क्या इसे किसी बेकार की तकरार में मतलब जाया करना है या फिर अपनी बेहतरी के इस्तेमाल करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए। तो ये आक्रामकता को संभालना, ये तो एक अंदरूनी मामला ज्यादा हुआ। लेकिन हम अकेले तो हैं नहीं, समाज का भी हम पर बहुत गहरा असर पड़ता है। और यहीं से वो बात निकल कर आती है कि हम कैसे अक्सर अनजाने में ही भीड़ के पीछे चलने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। हम सब चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमें समूह से बाहर न समझें, अजीब न समझें। हाँ, वो फिट इन होने की चाहत। और इसी चाहत की वजह से, जैसा इन विचारों में सामने आता है, हम अनजाने में वो रास्ते चुन लेते हैं जो ज्यादातर लोग चुन रहे होते हैं। जैसे स्कूल में अच्छे नंबरों को ही सफलता मान लेना। हाँ। या कॉलेज में वही कोर्स लेना जो सेफ माना जाता है। या सोशल मीडिया पर जो चल रहा है वही करना। बिल्कुल, ताकि कहीं लोग हमें पिछड़ा हुआ ना समझ लें। और बिना सोचे समझे इस तरह भीड़ के पीछे चलना, ये हमारी अपनी सोच, हमारे फैसले लेने की काबिलियत को उसको कंद कर सकता है। और इतिहास में भी हमने देखा है, जब बिना सवाल किए किसी एक दिशा में भीड़ चली है तो नतीजे गंभीर हुए हैं, चाहे वो बड़े टकराव हो या कोई सामाजिक उथल पुथल। सही बात है। असली फर्क तो वही लोग ला पाए हैं जिन्होंने थोड़ा अलग सोचने की हिम्मत दिखाई, लीक से हटकर। हाँ, जैसे नए आविष्कार करने वाले या अनोखी कला रचने वाले विचारक। तो खुद से ये सवाल पूछना लाजमी हो जाता है, क्या ये रास्ता मेरा अपना है या मैं बस इसलिए चल रहा हूं क्योंकि सब इसी तरफ जा रहे हैं। और फिर आता है वो एहसास जिससे शायद हम सबसे ज्यादा कतराते हैं, मौत का डर। हाँ। कुछ विश्लेषण ये बताते हैं कि ये शायद हमारा सबसे बुनियादी डर है, जो कहीं ना कहीं जिंदगी भर साथ रहता है, भले ही हम इसे माने या ना माने। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। सोचते हैं कि ये तो दूसरों के साथ होना है, हमारे साथ थोड़ी होगा। हाँ, हम अपनी योजनाओं में, अपनी उम्मीदों में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि मौत एक बहुत दूर की सच्चाई लगती है।
लेकिन सच तो ये है, जैसा यहाँ बताया गया है, कि ये अनदेखा डर भी हमारे फैसलों पर चुपके से असर डालता रहता है। अच्छा, कैसे? शायद हम बड़े कदम उठाने से इसलिए हिचकिचाते हैं या अपने सपनों को टालते रहते हैं क्योंकि अंदर ही अंदर एक डर होता है कि कहीं मौत हमें अधूरा ना छोड़ दे। हाँ, ये हो सकता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। क्या? कि मौत के इस डर का सामना करना, उसे स्वीकार करना, असल में हमें जिंदगी की कीमत समझा सकता है। अच्छा। जब हम इस सच्चाई को कबूल करते हैं कि जीवन सीमित है, तो हर पल कीमती लगने लगता है। हाँ, ये बात तो है। ये डर फिर हमें सिर्फ भागने पे मजबूर नहीं करता, बल्कि ये हमें खुद से पूछने का हौसला देता है, क्या मैं वाकई वो जिंदगी जी रही हूँ जो मैं जीना चाहती हूँ? क्या मैं अपनी पूरी काबिलियत का इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये हमें अपनी ताकतों और कमजोरियों को बेहतर ढंग से पहचानने में मदद करता है। तो आज की इस चर्चा से मानव स्वभाव के कुछ जरूरी पहलू सामने आए हैं। अपनी आक्रामकता को एक सकारात्मक मोड़ देना, हाँ, भीड़ के साथ चलने से पहले सवाल करना, बिल्कुल, और मौत के डर को समझकर जिंदगी को शायद और मायने देना। हाँ, और इन अंदरूनी सच्चाइयों को समझना, ये सिर्फ एक दिमागी वर्जिश नहीं है। जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, इससे हमारी खुद को और दूसरों को समझने की क्षमता बढ़ती है, सेंसिटिविटी बढ़ती है। हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, गलत फहमियां कम कर सकते हैं और शायद एक ज्यादा संतोषजनक और कामयाब जिंदगी जी सकते हैं। तो आज की बातचीत के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जी, अगर हम अपनी रोज की बातचीत में, अपने व्यवहार में इन छिपी हुई भावनाओं और रुझानों को अपने अंदर भी और दूसरों में भी थोड़ा और ध्यान से देखना शुरू कर दें, उन्हें पहचानना शुरू कर दें, तो हमारे आपसी रिश्तों पर और हमारे फैसलों पर इसका क्या असर पड़ेगा?